अब अगले मेहमान हमारे साथ हैं एजाज़ हैदर साहब। ख़ुद भी अमलन अस्करी अमूर से मुंसलिक रहे और बाद में बतौर राइटर हम उन्हें जानते हैं। एजाज़ साहब, थैंक यू सो मच। ये मैंने कुछ इत्तफाक़ी किस्म की मिसालें आपके सामने पेश की, चित्त सिंह पूरा की, और उसके बाद रोका के दौरे के दौरान जो है इन्होंने उनका किस तरह लाशों से इस्तकबाल किया। तो ये वन ऑफ या हुस्न इत्तफाक़ का इन्हें फ़ायदा दिया जा सकता है, शक का फ़ायदा दिया जा सकता है, या इसको पैटर्न में कबूल किया जा सकता है? जी शुक्रिया वसत। देखिए, बात यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो जो आपने बात की थी अभी पिछले सेगमेंट में, और आई मस्ट कमेंड यू कि आपने इतना उसके जो तहकीक और वो किया। एक तो ये है कि उसके अंदर तो आपने लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल का भी जिक्र किया। उन्होंने बाज़ाब्ता वो चूँकि तफ्तीशी कमेटी में भी थे, और बाद में एक उनका पंजाबी पॉडकास्ट था जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने जो इखवानी थे उनके ज़रिए ये कत्लेआम करवाया। आपने वो जिक्र किया कि जो एलिजेड जो हाफिज सईद के जो नेफ्यू के बारे में, उसमें मैं सिर्फ ये कहता चलूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स का बैरी बैरक ने एक उसके ऊपर एक लंबी रिपोर्ट की थी, और उस रिपोर्ट में उसने इंटरव्यू भी किया था उसको। और उस इंटरव्यू के बाद बैरक का जो अपना जो तज्जिया था वो ये था कि ये कन्फेशन जो है ये नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। मजे की बात यह है कि 20 को ये हुआ, और 25 मार्च को जो है वो एक और वाकया हो गया जिसको कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में पथरी बल के किलिंग्स के हवाले से जाना जाता है। और उसके अंदर एक फुल कर्नल अजय सक्सेना था जो कमांडिंग ऑफिसर था 7 राष्ट्रीय राइफल्स का, और ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल था, एक लेफ्टिनेंट, और मतलब 6-7 ऑफिसर्स शामिल थे, और एक नायब सूबेदार भी शामिल था। इन्होंने इसी तरह पथरी बल में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम इस्लामपुरा कहते हैं, वहां पे उन्होंने 5 लोगों को मार के ये क्लेम किया कि ये फॉरेन मिलिटेंट्स है। इसके बाद जिस जगह पे उनको मारा गया उस जगह को आग लगा दी, और उनकी जली हुई लाशें जो है वो प्रेजेंट कर दी। इनको बाकायदा मेडल भी मिले। उसके बाद जब तहकीक और तफ्तीश होनी शुरू हुई, और ये 25 मार्च 2000 का वाकया है, तो 19 मार्च 2012 को इंडिया की अपनी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि ये पथरी बल में जो एनकाउंटर हुआ था आज से 12 साल पहले, जिसके अंदर 7 बंदों का कत्ल हुआ बाय दी आर्मी पर्सनल, ये फेक एनकाउंटर था। तो ये हम नहीं बात करें, ये इंडिया की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो भारत की सुप्रीम कोर्ट को ये बात करेगी। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ये हो रहा था, इसी के 4 या 5 दिन के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है मकबूजा कश्मीर का, जो कि डॉक्टर भान, इफ आई रिमेंबर हिज नेम करेक्टली, उसने कहा कि जी हमने फौज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया है जिसके अंदर हमने 5 फॉरेन मिलिटेंट्स को मार दिया है जिन्होंने ये सिखों का कत्लेआम किया था। और ये जो था ये बारकपुरा का इलाका था, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और उसकी भी जब तहकीक और तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो भी फेक एनकाउंटर था। तो कहने का मकसद ये है कि इस हवाले से काफी सारे सवालात जो है वो उठते हैं। आपको याद होगा कि जो वाकया हुआ था पुलवामा वाला, जी। उस पे फ्रंटलाइन जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है भारती का, उसके अंदर पूरा एक इशू जो है वो आया, और उसके अंदर बेशुमार सवालात उठाए गए कि जिस बंदे ने ये सुसाइड बॉम्बिंग की थी वो कितना अरसा पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे हिरासत था, वो जो शख्स था उसको कैसे छोड़ा गया। उसके अलावा फिर उसके अंदर और बहुत सी जो तहकीक से पता चला कि बेशुमार जो है ऐसे क्लूज थे कि जिससे ये पता चल रहा था कि ये इस तरह का कोई मामला होने जा रहा है। तो एक तरफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है कि जो कि आप अपने लोगों के जरिए करवाते हैं। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है कि जिसके अंदर आप किसी को इंड्यूस करते हैं टू डू समथिंग, एंड बिकॉज वो एक सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी प्रीडिस्पोज होता है तो वो उस तरफ जाता है। बिल्कुल यही मामला जो है वो पार्लियामेंट अटैक में भी हुआ। इसी के हवाले से, मुंबई के हवाले से भी सवालात उठाए जाते रहे हैं। तो ये जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मुख्तलिफ औकात में बड़े स्ट्रेटेजिक नोडल मोमेंट्स के ऊपर इस किस्म के वाकयात होते हैं। और वो क्यों होते हैं
उसके हवाले से बहुत सारी तहकीक हुई है, बहुत सारी तफ्तीश हुई है। अल फरहान का आपको याद होगा वाकया। तो ये एक लंबी दास्तान है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवसत से अपने नाजरीन, जो आपके नाजरीन हैं उनके साथ भी और हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी, कि हमें माजरत खाना रवैया अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर ये चूंकि ये एक बहुत बुनियादी तौर पे बयानिए की जंग भी है, इसलिए हमें अपना बयानिया जो है उसको भी ताकतवर करना होगा, उसको भी हम जैसे कहते हैं तगड़ा करना होगा। और उसमें एक और अहम बात जो है वो मैं एक नुक्ता कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से, कि ये जो बार बार बात होती है दहशतगर्दी की, दहशतगर्दी की अभी तक कोई तारीफ अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि जब ये इसकी शरह करने की कोशिश की, इसकी तारीफ करने की कोशिश की, तो रियासतें अपने अपने मफादात लेके उस तारीफ के अंदर जो है वो घुस गई और उसके बाद आपको कोई तारीफ नहीं मिली। अब आपकी एक नाजायज सहूनी रियासत है जिसका नाम इसराइल है, वो फलस्तीनियों के दफा के हक को दहशतगर्दी कहती है। इसी तरह कश्मीरियों के दिफा के हक को भारत दहशतगर्दी कहता है। तो इसलिए हमें ये लफ्ज जो है इसके इस्तेमाल में एक तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, और दूसरा इस किस्म का जब बयानिया आता है तो हमें इसको पुश बैक करने की जरूरत। ठीक है। अच्छा इजाज, अब आपने पुलवामा का जिक्र किया, पुलवामा का जिक्र करें तो हमें बालाकोट का जिक्र करना होगा, बालाकोट का हमने जिक्र किया तो फिर हमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का भी जिक्र करना होगा। ये हम सबको याद है कि किस तरह एक एस्केलेशन हुई थी और किस तरह उसको मैनेज किया जाए। इस बार हमने, सही है, हमने डिप्लोमेटिक मूव्स देखी हैं भारत की तरफ से। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले से ये प्लान मौजूद था और उन्होंने सिर्फ इस वक्त इम्प्लीमेंट किया है। ऑन द मिलिट्री लेवल आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? तो इसमें ज़रार बात यह है कि मिलिट्री वायबल मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है भारत के पास। उसकी दो वजूहात हैं। एक का ताल्लुक तो है कि दिस इज अ न्यूक्लियर डायड, सो देयर इज अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला। दूसरा इसका ताल्लुक इस बात से है, और वो शुरू होता है 2000 से, कि जब कारगिल के बाद भारत ने एक लिमिटेड वॉर का एक डॉक्ट्रिन जो था उसको वैलिडेट करने की कोशिश की है। और उस जमाने में वीपी मलिक वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके वाइस चीफ ने एक पूरा पेपर पढ़ा था दिल्ली में, वो पेपर अवेलेबल भी है। और उस पेपर का बुनियादी जो है वो जो थ्रस्ट है वो ये है कि एक स्मॉल बैंड है कि जिसके अंदर हम पाकिस्तान को सजा दे सकते हैं और बिफोर इट एस्केलेट्स टू द न्यूक्लियर लेवल। उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कोल्ड वॉर जो है वो अपना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया, जिसको अब ये प्रोएक्टिव ऑप्स कहते हैं, POA। उसके अंदर इन्होंने एक्सरसाइजेस की वैलिडेट करने के लिए इस डॉक्ट्रिन को, और इसका जिक्र जो है इनका जो वो CDS जो फौत हो गया है हेलीकॉप्टर इंसिडेंट में, रावत, उसने बजाता इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू में इसके बारे में जो है वो बात भी की। अब उसमें यह है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट IBGs बनाए, इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए कि जी ये शैलो इनकर्जन्स करेंगे और स्मॉल बैंड में जो है हम पाकिस्तान को सजा देंगे। लेकिन इसकी जो प्री-सपोजिशन है कोल्ड स्टार्ट की, जिसको अब ये प्रोएक्टिव ऑप्स कहते हैं, तो उसकी प्री सपोजिशन ये है कि जी हम जब इंडिया ये पहला स्ट्राइक करेगा तो इट विल ब्लीड अस, एंड बिकॉज वी विल बी ब्लेड, तो इसलिए हमारे पास कन्वेंशनल जो है रिस्पॉन्स की ऑप्शन नहीं होगी। हम जो है मजबूरन अगर या तो हम बैक डाउन करेंगे या हम एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाएंगे, और अगर हम एस्केलेशन लेडर पे ऊपर गए तो हम इसको एस्केलेट कर देंगे टू द न्यूक्लियर लेवल। जब हम इसको न्यूक्लियर लेवल पे एस्केलेट करेंगे तो जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल अप्रोब्रियम है वो हमारी तरफ आएगा। लेकिन हमने, आपने 2019 का जिक्र किया, 2019 में ये जो लॉजिक थी, ये प्री सपोजिशन थी, ये उलट हो गई। बिकॉज हमारा तो नाक जो है उससे खून नहीं बहा, उनके नाक से खून बहा। तो इसके अंदर जो वाइबल ऑप्शन है वो मिलिट्री वाइबल ऑप्शन इनके पास नहीं है। मैं ये भी कहता चलूं कि 2019 में आपको याद होगा जब हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, दिन के वक्त, और हमने 4 टारगेट्स जो थे वो लॉक इन किए, लेकिन उनको लॉक इन करने के बावजूद हमने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, बिकॉज वी वांटेड टू बेसिकली एस्टैब्लिश के रिजॉल्व, और लेकिन हम एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे।
उसी दौरान जो एयर स्कर्मश हुई उसके अंदर एक इनका MiG-21 जो है वो गिराया गया है, उनके पायलट को हमने पकड़ लिया। दूसरा इनका जो Su-30 MKI था जो डैमेज हुआ, उसके बारे में हम क्लेम नहीं करते बिकॉज उसका मलबा जो है वो हमारी तरफ नहीं गिरा, और उन्होंने तो खैर क्लेम करना ही नहीं, वो तो बाकायदा क्लेम करके मेडल भी दे चुके हैं कि उन्होंने हमारा एक F-16 गिरा दिया, मतलब यहां तक बात आ गई जी। तो अब इसके अंदर उसके बाद आपको याद होगा कि फोन आया कि जिसके ऊपर मोदी ने भी बात की कि कत्ल की रात कि हम मिसाइल हमला करें, जिसके ऊपर हमारी तरफ से यह जवाब गया कि अगर आपने मिसाइल हमला करना है तो इफ यू स्ट्राइक 1 टारगेट वील स्ट्राइक 3 टारगेट, सो क्विड प्रो क्वो प्लस। अब उसके अंदर अहम बात यह है कि बिकॉज द इंडियन एयरफोर्स इज अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, वो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान जो मामला हुआ उसके अंदर दे रियलाइज दैट पाकिस्तान हैड कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयरफॉर दे डिड नॉट वांट टू कमिट जवाबी हमला थ्रू देयर एयरफोर्स बिकॉज दे रियलाइज कि अगर 2-3 और जो है वो जहाज गिर गए तो बहुत ज्यादा सुबकी होगी। सो आपको यह भी याद होगा कि उस जमाने में उनके एयर चीफ ने यह कहा था कि हमारे पास रफाल होते तो, और मोदी ने भी कहा कि अगर हमारे पास रफाल होते तो फिर ये हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि क्या आप वायबल ऑप्शन कर सकते हैं। एयर इज नॉट रियली, मतलब मैं तकनीकी मामलात में नहीं जाना चाहता, बट एयर इज नॉट रियली एन ऑप्शन। मिसाइल्स आर नॉट रियली एन ऑप्शन बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्ट्राइक बैक। incursions, ground incursions are not really an option in the sense के अगर आप 2016 की तरह कोई बयानिया घड़ना चाहते हैं वो एक अलग बात है, बट द फैक्ट इज कि माउंटेनस टेरेन के अंदर एक तो सुपीरियर फोर्स कंसंट्रेशन हो नहीं सकती बिकॉज ऑफ द टेरेन, और दूसरी बात यह है कि माउंटेनस टेरेन के अंदर जो है वो आपकी मोबिलिटी रिड्यूस्ड होती है, आपकी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और उसके अलावा इन्वेडिंग फोर्स जो है इट इज वल्नरेबल टू टेरेन बेस्ड अटैक्स बाय द डिफेंडर्स। फिर डिफेंड जो इन्वेडर है उसके अंदर जो है फटीग और एक्सपोजर भी होता है क्योंकि फिजिकली डिमांडिंग होता है टेरेन, इट रिक्वायर्स सोल्जर्स टू क्लाइंब मैन्यूवर ओवर डिफिकल्ट एंड स्टीप टेरेन, तो ये कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको याद होगा अपना जरार कि वो जो फेमस बैटल ऑफ थर्मोपिले, इजाज आई एम सॉरी, क्या करें, हमारी मजबूरी है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है एंड वी बी राइट बैक। जी, तो भारत पर एक दफ़ा फिर बज़ाहिर जंगी जुनून सवार है। वहाँ के मीडिया पर खुलेआम ये बहस हो रही है कि हमारा अभी मिलिट्री ऑप्शंस क्या होने चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, कब हमें वार करना है, लाहौर करना है या मुरीद के करना है, पाकिस्तान को हमें कब सबक सिखाना है। पाकिस्तान की तरफ से भी फिर ये रिस्पॉन्स आता है कि अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये बयानबाजी इस वक्त चल रही है। एजाज हैदर हमारे साथ हैं। एजाज, हमारे मुल्क में कुछ लोगों को शायद ये थोड़ी सी तशवीश हो कि पिछले चंद बरसों में जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, ख़ास करके 2 सूबों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान ईरान के साथ हमारे मामलात ठीक नहीं हैं। तो ऐसे में हमारा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं कि हम ईस्टर्न फ्रंट खोलें, लेकिन अगर भारत कोई एडवेंचर करता है तो जिस तरह हम यहाँ पे मुल्क के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस में हम इन्वॉल्व हैं, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है? वहाँ से अगर कोई एडवेंचर होता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बैटल रेडीनेस। जी शुक्रिया। देखें बात यह है, अच्छा पहले मैंने वाला लाइटर नोट में ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तीनों ने वर्दी पहनी भी है कि नहीं? उसकी वजह यह है कि जो मैं खाकी लिबास में हूँ इस वक्त, नहीं इंडिया की जो स्टूडियो कोर है ना, वो बड़े बड़े नक्शे बना के उन्होंने रखे होते हैं, वर्दी पहन के, फौजी बूट पहन के, वो बाज़ाब्ता जो है वो लेजर पॉइंटर्स के साथ वो कर रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं आई जस्ट वांटेड टू, वो हमसे बहुत आगे हैं एजाज, हम बहुत पीछे हैं। अच्छा कल मैं लेजर पॉइंटर लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आप हमारे कपड़ों का जो कलर है वो गौर से अगर देख सके तो आपको नहीं अभी देख सकते नहीं, वो मुझे आप लोग नजर इस वक्त नहीं आ रहे, इसलिए वरना मैं ये चाह रहा था कि मैंने कहा कि कोई मतलब हमें भी कोई इस तरह का कोई करना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बंदूकें निकाल के रखूं, अगले 5-6 दिन जो प्रोग्राम होते हैं साथ साथ उनकी सफाई करता रहूं, सो दैट यू नो। बट एनीवे द पॉइंट इज, देखिए बात किया, मैं अभी यही बात कर रहा था कि मिसाइल एक्सचेंजेस के हवाले से मैंने बात की, उसके अंदर मैं ये इजाफा करता चलूं कि न्यूक्लियर डायड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स इज अ बिग नो। उसकी वजह यह है कि
इट इज एक्सट्रीमली, मतलब जो हमारा फ्लाइट टाइम है उसमें इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फिगर आउट। मेरे ख्याल 2-2.5 मिनट है आ रहा है उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड है या मतलब एज ए स्ट्रेटेजिक वॉरहेड है या टैक्टिकल वॉरहेड है। तो इसलिए रिस्पॉन्स में वो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में हम ये कहते हैं कि यू कैन देन ईदर फेल डेडली, व्हिच मींस कि अगर टैक्टिकल वॉरहेड था आपने स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दे दिया तो यू हैव फेल्ड डेडली, और यू फेल इम्पोर्टेंट कि अगर इनकमिंग मिसाइल पे स्ट्रेटेजिक वॉरहेड और आपने टेक्निकल रिस्पॉन्स दिया तो यू फेल इम्पोर्टेंट। तो ये एक इंस्टेबिलिटी का एक श्योर फायर रेसिपी है। मैंने फिर यह कहा कि माउंटेनस वॉरफेयर में कि अगर आप आजाद कश्मीर के ऊपर कोई हमला करने की हिमाकत करते हैं तो उसके अंदर जो है क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और उसमें वक्फे पे जाने से पहले मैं एक मिसाल देना चाह रहा था कि जो वो बहुत फेमस जो बैटल ऑफ थर्मोपिली है कि जिसमें स्पार्टन लियोनाइडस जो है उसकी और जो पर्शियंस की वो हुई, तो एक दर्रे में उन्होंने स्टैंड लिया, और वो दर्रे में स्टैंड इसलिए था कि जो सुपीरियर फोर्स थी पर्शियंस की, वो अपनी फोर्स कंसंट्रेशन जो है ऑन अ ब्रॉडर एक्सेस नहीं कर सकते थे इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर सुपीरियर नंबर्स। और वो तो फिर ये हुआ कि एफिलाइटिस जो है जिसने वो कहा उनको कि पीछे से जाओ और वहां से वो आउटफ्लैंक हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमें जो काइनेटिक रिस्पॉन्सेज इनके हैं, आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर काइनेटिक रिस्पॉन्सेज टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी प्रिपेयर्डनेस यस स्ट्रेच्ड है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस भी अपनी जगह पे है, क्योंकि जो ट्रूप्स जो हैं जो फोर्स कंसंट्रेशन है फेसिंग इंडिया वो अपनी जगह पे मौजूद है। जो इस वक्त असल इशू है वो है बयानिया का इशू, और जो बयानिया का इशू है वो ये है कि इंडिया जो है will try to use its diplomatic heft to harm us। उसके अलावा जो पेन पॉइंट्स हैं, अभी मेरे आने से पहले आप बात कर रहे थे इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से। देखिए इंडस IWT जो है उसके अंदर ट्रीटी के अंदर यूनिलैटरल विड्रॉल जो है उसकी ऑप्शन नहीं है। ट्रीटी से विड्रॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों ममालिक की मतलब उससे हो सकता है, कंसेंसस से हो सकता है। पिछले साल से इंडिया ने हमें लेटर्स लिखे हैं बिकॉज दे वांट टू रीओपन द टेक्स्ट एंड दे वांट टू रीनेगोशिएट। इसके अंदर एक और मसला ये था कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात कर रहे थे और रतले वगैरह के ऊपर, और हम जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने पहले ये कहा कि जी ये दो पैरेलल ट्रैक्स नहीं हो सकते। बाद में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेट्स हैव दीज टू पैरेलल ट्रैक्स। इंडिया ने जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ट्रैक है जो हमने लिया हुआ है उसको उसने बॉयकॉट किया हुआ है, और हमें वो इंदिया ये दे रहे थे कि दे वांट टू सस्पेंड इट और रीनेगोशिएट इट। अभी लेकिन विड्रॉ तो वो नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन का ये है कि अगर सस्पेंशन में आपने इंडस वाटर ट्रीटीज के कमिश्नर्स की मीटिंग नहीं होनी, अगर जो ऑन गोइंग जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो सस्पेंड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो उसके अलावा चूंकि हमने पिछले 78 साल में बहुत ज्यादा मेहनत की है अपनी मईशत की, ओके दिस इज अ फैमिली चैनल सो रीथिंक, तो मईशत की रेड़ लगाने, समझ गए हम, समझ हाँ, ठीक है। मईशत की रेड़ लगाने की के लिए चूंकि हमने बहुत मेहनत की है, तो इसलिए वहां पे भी हमारे दैट्स अ वीक पॉइंट, दैट्स अ पेन पॉइंट, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया अगर तो ये जो मुंह से इस वक्त झाग निकल रहा है, मसलन उनका वो जो एक मेजर जनरल है जो कि एक्चुअली RP संतरी लगता है जिसकी वो पूछे हैं, अगर वो जो मुंह से जो झाग निकालने का वाला मामला है उसको अगर हम एक तरफ रख दें और वो अगर वाकई बैठ के इसके ऊपर सोचो विचार करें कि उन्होंने हमें जो है वो तकलीफ पहुंचानी है, जो कि वो बलूचिस्तान में ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं और जगह भी पहुंचा रहे हैं, तो उसमें वो मिलिट्री ऑप्शन की बजाय और ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और वहां पे फिर फौज का काम नहीं है, मतलब हमारी फौज का काम नहीं है, फिर वहां पर फिर हमारी सिफारतकारी का काम है। वहां पर फिर हमने जो अपने अंदर इस वक्त जो दरारें पैदा की हुई हैं उनको इकट्ठा करने का मामला होगा कि आप
एक कौम की हैसियत से यकजा हो और फिर एक पॉलिसी बनाए कि जिस पॉलिसी की बुनियाद पर कि इसको हमने किस तरीके से काउंटर करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब इजाज, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मतलब हाउस एंड ऑर्डर, क्लोज योर होम फ्रंट्स। सो देखें, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का रिस्पांस आर्टिकुलेट होके कल सामने आएगा और ऑलरेडी ये सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम ये एडवेंचर किया था इंडिया ने, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और हमने देखा कि अक्रॉस द आयल एक सेंटिमेंट था। तो इस दफ़ा भी हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि पॉलिटिशियंस और सिविल मिलिट्री और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी चांसेस होना चाहिए।